हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पिनल कोड। ये जो सीरीज़ है ये पार्ट्स में रहेगी। तो आज हम करेंगे पार्ट 1। ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी स्टेट जुडिशरीज़ के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ जो स्टेट जुडिशरी के अलावा और भी जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो चलिए देखते हैं आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईपीसी। So our first question is Indian Penal Code is divided into how many chapters? आजकल इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं और इस तरह के क्वेश्चंस में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें एक जैसे ही नंबर वहाँ पे दिखाई देते हैं और समझ में नहीं आता है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो जो हमारा आईपीसी है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आईपीसी को डिवाइड किया गया है 23 चैप्टर्स में। So the right answer of this question is Indian Penal Code is divided into 23 chapters. So the right answer is option B. Now the second question is which one of the following is the date of enforcement of the Indian Penal Code 1860? So enforcement की डेट अब ऑलमोस्ट हर एक पेपर में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर होता है किसी न किसी एक्ट का। तो आईपीसी की एनफोर्समेंट डेट क्या है? एंड आईपीसी की डेट है जनवरी 1 1862। तो ये बहुत ही इजी है और याद भी बहुत जल्दी हो जाती है। तो इसका ऑप्शन है डी, 1 जनवरी 1862। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज द ड्राफ्ट ऑफ आईपीसी वाज प्रिपेयर्ड बाय होम? तो जो आईपीसी का ड्राफ्ट है वो किसने प्रिपेयर किया था? आईपीसी का ड्राफ्ट किया था लॉर्ड मैकले ने। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड थॉमस मैकले। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन 4 की, जो है सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी डिफाइन दिस एक्ट। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी हम देख लेते हैं कि इसको क्या कहेंगे। ये मे और शेल में हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेक्शन 1 ऑफ आईपीसी डिफाइन दिस एक्ट शेल बी कॉल्ड आईपीसी। मे बी नहीं होगा, शेल बी होगा, क्योंकि ये हमारी डिस्क्रिप्शन में नहीं है कि हम इसे क्या बोलेंगे। ये एक मैंडेटरी कॉन्सेप्ट है। तो इट शेल बी कॉल्ड आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द actus reus is made up of number 1 human action which is usually termed conduct. Point 2 the result of such act in the specified circumstances which is designated as injury. Which of the statements given above is or are correct? तो हमें बताना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी सही है, 1 या 2, या फिर दोनों 1 और 2, या दोनों में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। दोनों ही जो स्टेटमेंट्स हैं ये अपने अपने करेक्ट हैं। जो ह्यूमन एक्शन है वो यूजली उसको कंडक्ट कहा जाता है, कि जो भी हम एक्शन करते हैं वो एक हमारा कंडक्ट शो करता है। और द रिज़ल्ट ऑफ सच एक्ट, जो रिज़ल्ट होगा उस एक्ट का, वो हम उसे क्या कहेंगे, इंजरी कहेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ द इंडियन कोर्ट्स वुड हैव जुरिस्डिक्शन? इनमें से कौन सी सिचुएशंस ऐसी होंगी जिस पे इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा? तो फर्स्ट पॉइंट है क्राइम कमिटेड बाय एन इंडियन इन अ फॉरेन कंट्री। नंबर 2, क्राइम कमिटेड बाय अ फॉरेनर इन इंडिया। नंबर 3, क्राइम कमिटेड बाय अ पर्सन ऑन एन इंडियन शिप। So first point is crime committed by an Indian। एक इंडियन है जो फॉरेन कंट्री में क्राइम कमिट करता है। और पॉइंट 2 कहता है कि एक फॉरेनर है जो इंडिया में क्राइम कमिट करता है। और पॉइंट 3 कहता है कि कोई भी पर्सन है, इधर ही इज़ अ इंडियन और अ फॉरेनर, वो इंडियन शिप पे क्राइम कमिट करता है। तो ये तीनों ही सिचुएशंस के अंदर हमारे इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा। और तो इसका ऑप्शन डी है वो करेक्ट है।
1, 2 एंड 3 तीनों ही जो पॉइंट्स हैं वो करेक्ट हैं और तीनों में ही इंडियन कोर्ट्स के पास जुरिस्डिक्शन रहेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो है बाय विच वन आउट ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द वर्ड्स imprisonment for life were substituted for the words transportation for life in the Indian Penal Code। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है कि जो वर्ड यूज़ किया गया है वो है substituted। हमें ये देखना है कि हमें यहाँ पे कौन सा वर्ड दिया गया है, वो वर्ड अमेंडमेंट है या इंसर्टेड है या सब्सटीट्यूटेड है। तो यहाँ हमें दिया गया है सब्सटीट्यूटेड। इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ वर सब्सटीट्यूटेड फॉर द वर्ड्स ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ। तो ये कौन से एक्ट से सब्सटीट्यूट किया गया था? तो इसका आंसर बताना बहुत ही टफ़ होगा, तो मैं बता देती हूँ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एक्ट ऑफ 26 ऑफ 1955। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो एक जनरल क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द प्राइम ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिमिनल लॉ? क्रिमिनल लॉ का प्राइम ऑब्जेक्ट क्या होगा? तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हम देखते हैं कि इसके ऑप्शंस क्या क्या दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है टू पनिश द फॉरबिडन कंडक्ट, ऑप्शन बी टू प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, ऑप्शन सी टू प्रोटेक्ट पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन डी टू प्रोटेक्ट पब्लिक बाय मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अगर हम ये ऑप्शंस देखते हैं तो हमें लगता है कि सारे ही ऑप्शंस सही हैं और इनमें से कोई भी आंसर इसका रॉन्ग आंसर नहीं है। हाँ, ये सारे ही आंसर ठीक है, बट हमें बिल्कुल एक्यूरेट आंसर ढूंढना है और इसका जो तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, टू प्रोटेक्ट पब्लिक बाय मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। हमें वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें एक जैसे ही आंसर लग रहे हैं, हमें देखना है कि इसका मोस्ट एक्यूरेट आंसर क्या हो सकता है। Now the next question is, no criminal proceedings shall be instituted or continued against which one of the following in any court during the term of his office। इनमें से किसके ऑफिस के टर्म के टाइम पे उसके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है हम इंस्टीट्यूट या कंटिन्यू नहीं कर सकते। सो द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर, ऑप्शन बी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड गवर्नर, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ओनली, ऑप्शन डी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूजिंग है और इसका आंसर देते टाइम हमें लगेगा कि ये सभी ऐसे पर्सनालिटीज़ हैं या ऐसे लोग हैं जिनके अगेंस्ट कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हम इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते। बट जो इसका राइट आंसर है वो है ओनली प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। इन दोनों के अलावा और किसी के भी अगेंस्ट हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो है इंस्टीट्यूट कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम which date? So here we have 6 options. Number A, 6th of October 1860, B 1st September 1972, option C 1st of April 1973 and option D 1st January 1909। तो ऐसा ही सेम क्वेश्चन हमने पहले भी किया है इसी वीडियो में, बट वो हम पूछा गया था व्हाट वाज द डेट ऑफ एनफोर्समेंट ऑफ आईपीसी और ये है इफ़ेक्टिव डेट। तो ये दोनों ही डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कई बारी जो उसका ऑप्शन होता है, जैसे 1 जनवरी वहाँ पे था, 1 जनवरी 1862 था, यहाँ पे 1 जनवरी 1909 दिया गया है, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा राइट। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, 6 ऑफ अक्टूबर 1860। तो इंडियन पिनल कोड केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 6 ऑफ अक्टूबर 1860। तो ये था पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर करें। अगर आपको आज के क्वेश्चंस और ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें और साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।